सीपीयू सप्लाई की सेकंड क्लास में देखते हैं वीआरएम आईसी में एक और पिन है। पिन नंबर 1 CLKEN। ये पिन क्लॉक इनेबलिंग करने के लिए है। क्लॉक इनेबल का मतलब हब आर्किटेक्चर के मदरबोर्ड में और पीसीएच के फर्स्ट जनरेशन के लैपटॉप मदरबोर्ड में क्लॉक जनरेटर आईसी लगी थी अलग से, और इस क्लॉक जनरेटर के साथ एक 14 मेगाहर्ट्ज का बेसिक क्रिस्टल लगा था। तो ये क्लॉक इनेबलिंग सिग्नल वीआरएम आईसी के द्वारा क्लॉक जनरेटर आईसी को इनेबल करेगा। यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो ये वीआरएम सेक्शन या तो ये वीआरएम आईसी से सीधे क्लॉक जनरेटर आईसी को इनेबल करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिग्नल क्लॉक जनरेटर को सीधे ना जाकर साउथ ब्रिज को जाए और साउथ ब्रिज उस क्लॉक जनरेटर को इनेबल करेगा। अगर इस सिग्नल को हम सर्च करते हैं तो ये हमें पेज नंबर 15 में लेके जाता है। यहाँ पे क्लॉक जनरेटर आईसी लगी है। ये आईसी का नाम ICS9LP306 है। इस आईसी की पिन नंबर 9 में क्लॉक इनेबलिंग हैश आ रहा है वीआरएम आईसी की पिन नंबर 1 से, यानी कि इस मदरबोर्ड में क्लॉक जनरेटर आईसी को वीआरएम आईसी के द्वारा इनेबल किया जा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि ये इनेबलिंग कैसे हो रहा है। जब वीआरएम आईसी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, यानी कि सीपीयू कोर वोल्ट की कॉइल पे वोल्टेज मिलती है और ये वोल्टेज जब सीपीयू को जाएगी तो इस वोल्टेज का फीडबैक वीआरएम आईसी को मिलेगा। इस वीआरएम आईसी की पिन नंबर 12 पे तो वीआरएम आईसी को कंफर्मेशन मिलता है कि आईसी के द्वारा ओके वोल्ट आउट की जा रही है, तो आईसी अपना पावर गुड आउट करेगा पिन नंबर 2 से, यानी कि इस ट्रैक में 3.3 वोल्ट वीएस बन जाती है PR205 रजिस्टर के द्वारा। तो जैसे ही पावर गुड की लाइन हाई होगी तो क्लॉक इनेबल का जो ट्रैक है वो लो हो जाएगा, यानी कि जब हमारा पावर गुड हाई होगा तो क्लॉक का सिग्नल जो है लो हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड में जब हम अडेप्टर कनेक्ट करते हैं क्लॉक इनेबल का सिग्नल हाई होता है और पावर गुड लो होता है, क्योंकि जब वीआरएम आईसी ऑन ही नहीं हुई तो उसका पावर गुड भी नहीं निकलेगा। तो जैसे ही हम अपने लैपटॉप मदरबोर्ड में पावर बटन को प्रेस करते हैं और सीपीयू कोर बोर्ड बनती है तो पावर गुड हाई हो जाता है और क्लॉक इनेबल का जो ट्रैक है वो लो हो जाता है। और जैसे ही वीआरएम चिप की पिन नंबर 1 से क्लॉक इनेबलिंग लो होता है तो इस ट्रैक के द्वारा क्लॉक जनरेटर आईसी इनेबल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मदरबोर्ड में सीपीयू कोर बोर्ड बनने के बाद ही क्लॉक बनता है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि वीआरएम सेक्शन कैसे काम कर रहा है। तो जो भी वीआरएम सर्किट को आप देखेंगे हब आर्किटेक्चर या फिर पीसीएच के फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप मदरबोर्ड में, तो ऐसे ही देखना है 1 बाय 1। तो जो सीपीयू की पहली सप्लाई थी वीसीसी कोर वो कैसे बनी ये हमने यहाँ पर देखा। तो अब हम दोबारा से सीपीयू सेक्शन में जाते हैं, आगे की सप्लाई को देखते हैं। सीपीयू में सीपीयू का पेज नंबर 4, 5, 6 है, ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा। तो पेज नंबर 5 में सीपीयू में जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज है वो है प्लस VCC-P है। तो इसको हम सर्च करते हैं तो ये हमें पेज नंबर 39 में लेकर जाता है। तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है 1.05 VSP और 1.5 वोल्ट SP। यहाँ पर जो आईसी लगी है वो मदरबोर्ड में उसका लोकेशन है PU12 और आईसी का जो नंबर है TPS 51124 है। ये आईसी 2 स्विचिंग वोल्ट को आउट करता है। नंबर 1 प्लस 1.5 वोल्ट VCC-P और दूसरा है प्लस 1.5 वोल्ट VSP, यानी कि सीपीयू की जो 2 वोल्ट और रिक्वायरमेंट में थी वो इस आईसी के द्वारा आउट किया जाता है। नंबर 1 VCC-P और दूसरा है 1.5 वोल्ट VS। अगर हम इस आईसी को ध्यान से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो 1.5 वोल्ट
VCCP आउट हो रहा है उसके ट्रैक में एक मेन मॉसफेट दूसरा सपोर्टिंग मॉसफेट लगा है, जबकि जो दूसरी सप्लाई आउट हो रही है प्लस 1.5 वोल्ट VSP उसके ट्रैक में एक ड्यूल मॉसफेट लगा है वोल्ट को आउट करने के लिए। और सप्लाई सीक्वेंस को ले तो हम देख सकते हैं कि जो वोल्टिन की 19 वोल्ट है B प्लस वो ड्यूल मॉसफेट तथा मेन मॉसफेट के ड्रेन में आएगी। इसे हमने चेक करना है यहाँ पर ये 19 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही। जनरली ये 19 वोल्ट आएगी ही आएगी। आगे चेक करेंगे तो बूस्ट कॉइल पे स्विचिंग वोल्ट बन रही है कि नहीं बन रही, ये भी हमने चेक करना है। जैसे कि जो हमारी PL9 है उस बूस्ट कॉइल पे हमें प्लस 1.05 वोल्ट मिलेगी और जो PL10 बूस्ट कॉइल है उस कॉइल पे हमें प्लस 1.5 वोल्ट VSP मिल रही है, ये हमने चेक करना। अगर इनमें से कोई एक वोल्ट नहीं बनेगी तो CPU काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लैपटॉप को ऑन करते हैं, अगर लैपटॉप में 1.5 वोल्ट नहीं बनेगी तो भले ही CPU कोर वोल्ट बने, यानी कि CPU हीट हो रहा होगा, तब भी लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आएगी। और अगर ये 1.05 वोल्ट जिसे हम VCCP कहते हैं वो नहीं बनेगी तो CPU हीट नहीं होगा, क्योंकि CPU की कोर वोल्ट भी नहीं बनेगी और इस कंडीशन में भी लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं बनेगी। ये कंफर्म है कि CPU को पहले 1.05 वोल्ट VCCP मिलती है, फिर CPU की कोर वोल्ट बनती है। ये VCC 1.05 वोल्ट बेसिकली नॉर्थ ब्रिज को जाती है और CPU को भी जाती है। इसीलिए इस सप्लाई का जो ट्रैक है अगर उसको हम इम्पीडेंस चेक करते हैं तो वो लो मिलता है हमेशा। अगर मान लीजिए इस IC के द्वारा 1.05 वोल्ट VCCP या फिर 1.5 वोल्ट VS नहीं बन रही है तो इस केस में इस सेक्शन को हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे उसको अब हम देखते हैं। तो इस IC को भी हम और जितने भी बक रेगुलेटर होते हैं उनकी तरह ही चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले इस बूस्ट कॉइल PL9 और PL10 पे मल्टीमीटर के द्वारा शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ रही। अगर शॉर्टिंग है तो DC पावर सप्लाई से हम वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि शॉर्टिंग कॉइल के इनपुट पे है या फिर कॉइल के आउटपुट में है। यानी कि जब हम कॉइल को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास दो पॉइंट मिलेंगे, एक हमारा आउटपुट का होगा और एक इनपुट का। तो DC सप्लाई को जब हम इनपुट में रखेंगे, अगर हमें यहाँ पे शॉर्टिंग मिलती है तो हमारी IC खराब है, और अगर आउटपुट में मिलती है तो या तो अब ये CPU की तरफ जा रहा है, CPU शॉर्ट हो सकता है, या फिर हमारा जो नॉर्थ ब्रिज है वो शॉर्ट हो सकता है। तो अब बात ये आती है कि DC पावर सप्लाई के द्वारा कितनी वोल्ट को इंजेक्ट करी जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि जो PL9 कॉइल है वहां पे हमें 1.05 वोल्ट को इंजेक्ट करना है और PL10 कॉइल पे हमें 1.5 वोल्ट को इंजेक्ट करना है। तो आपने इन वोल्ट पे DC पावर सप्लाई को सेट करना है और बारी बारी से कॉइल पे लगाकर चेक करना है कि शॉर्टिंग कहाँ पे है हमारी। अगर यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिलती है तो जो मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट और ड्यूल मॉसफेट है उनको अच्छे से शॉर्टिंग के लिए या फिर लीकेज के लिए चेक करेंगे। अधिकतर मेन मॉसफेट और या सपोर्टिंग मॉसफेट या फिर जो ड्यूल मॉसफेट है ये शॉर्टिंग या लीकेज मिलता है, तो इनको रिप्लेस करने से हमारी प्रॉब्लम ओके हो जाएगी। यदि ये ओके है तो हम इस IC की रिक्वायरमेंट वोल्ट को चेक करेंगे कि इस IC की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ये IC वर्क करेगी तो मेन मॉसफेट के गेट पे कुछ वोल्ट मिलेगी और सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट पे कुछ वोल्ट मिलेगी। कई बार मल्टीमीटर के द्वारा सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट पे कोई भी वोल्ट नहीं मिलती है, मेन मॉसफेट के गेट पे तो हमें वोल्टेज मिलती है मल्टीमीटर के द्वारा। अगर हम इसको DSO से चेक करें तो मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट पे हमें PWM सिग्नल मिलना चाहिए। अगर मेन मॉसफेट के गेट पे वोल्ट नहीं बन रही है या फिर DSO से चेक करने पे PWM सिग्नल नहीं मिल रहा है तो ये जो हमारी IC है वो सस्पेक्टेड है। तो उसको हमने कैसे चेक करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले इस IC की सप्लाई को देखते हैं। इस IC की पिन नंबर 16 पे V5 इन के नाम से 5 वोल्ट ALW आता है जो कि स्टेप डाउन सेक्शन की बूस्ट कॉइल से आता है।
और इस आईसी की पिन नंबर 15 पे V5 फील्ड के नाम से एक रजिस्टर के द्वारा PR179 के द्वारा 5 वोल्ट ALW आता है। तो ये जो 5 वोल्ट है वो इस आईसी की एक तो वर्किंग वोल्ट है जिसे हम VCC भी कहते हैं, और दूसरी जो 5 वोल्ट है वो VDD वोल्ट है। इस आईसी के अंदर लगे मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्राइवर के लिए होती है ये। तो इसे हम एक नोट पैड पे भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे नंबर 1 V5 इन पिन नंबर 16, इसे हम VCC भी कहते हैं। ये VCC सप्लाई आईसी की वर्किंग वोल्ट होती है। नंबर 2 V5 फील्ड, ये पिन नंबर 15 पे है, इसे हम VDD सप्लाई भी कहते हैं, और ये मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्राइवर के लिए आईसी में इन होती है। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस चेक करना है हमें इस आईसी की पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 पे कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और पिन नंबर 15 पे 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो PC127 कैपेसिटर को शॉर्टिंग के लिए चेक करें, या फिर PR179 रजिस्टर को चेक करें। हो सकता है कि रजिस्टर खराब हो, और जो आप ये 5 वोल्ट ALWP देख रहे हैं ये स्टेप डाउन सेक्शन से सीधे आती है, यानी कि ये हमारी S5 सप्लाई है, या फिर इसे वोल्टेज भी कह सकते हैं आप। अगर हम इस सेक्शन के सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले हमने मेन मॉसफेट के ड्रेन पे 19 वोल्ट को चेक करना है। सेकंड नंबर पे इस आईसी की जो पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 है, यानी कि VCC और VDD पिन पे 5 वोल्ट को चेक करना है। तीसरे स्टेप में जो हमारी टॉन्सिल की पिन है, इसके ट्रैक में एक रजिस्टर लगा है PR169, जिसे ग्राउंड करके रखा गया है, यानी कि इसको हम पुल डाउन भी कह सकते हैं। और ये रजिस्टर हमारा 0 ओम का है, तो इसे अगर ये ओपन हो जाता है तो जंपर के माध्यम से इसे ओके किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस आईसी की पिन नंबर 4 हमारी टॉन्सिल की पिन है, और पुल डाउन किया गया है 0 ओम के रजिस्टर से, तो हम इस आईसी की पिन नंबर 4 को सीधे ग्राउंड से चेक कर सकते हैं। इसके बाद चौथे स्टेप में हम देखेंगे इस आईसी की BST पिन पे हमने 4.8 वोल्ट को चेक करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आईसी ड्यूल फेस की है, यानी कि इस आईसी के द्वारा 2 वोल्ट स्विचिंग के द्वारा बनाई जा रही है। एक 1.05 वोल्ट जिसे हम VCC-P कहते हैं, और दूसरी सप्लाई बन रही है 1.5 वोल्ट SP। तो इस आईसी की पिन नंबर 9 पे BBST2 है, और यहाँ पे हमने 4.8 वोल्ट को चेक करना है। और इस आईसी की पिन नंबर 22, यहाँ पे BBST2 है, यहाँ पे BBST1 है, यहाँ पे हमने 4.8 वोल्ट चेक करना है। और ये 4.8 वोल्ट तब मिलेगी जब लैपटॉप ऑन नहीं है, यानी कि कॉइल पे वोल्ट नहीं बन रही है तब। अगर लैपटॉप ऑन है या फिर कॉइल पे वोल्ट बन रही है 1.05 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो BBST पिन पे ज्यादा वोल्ट मिलेगी। अगर BBST पिन भी ओके है तो फिर हमने इस आईसी की इनेबलिंग पिन को चेक करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस आईसी की जो इनेबलिंग पिन है, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 23, दोनों के ट्रैक में SLPS3 हैश के नाम से 3.3 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है। तो इसे हम ट्रेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ये सिग्नल पेज नंबर 20, 30 और 33 पे मिलेंगे। तो इसे सर्च करते हैं हम SLPS3 हैश सिग्नल को। ये सिग्नल पेज नंबर 30 में आईओ की पिन नंबर 105 में 3.3 वोल्ट के रूप में इन हो रहा है, यानी कि ये सिग्नल आईओ में जा रहा है। इसके बाद ये पेज नंबर 20 में जा रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ICS7 लगा है, तो ये सिग्नल SLPS3 हैश ICS से आउट हो रहा है। ICH की B24 पिन से आउट हो रहा है 3.3 वोल्ट। तो जैसे ही हम लैपटॉप के पावर बटन को प्रेस करते हैं तो ICH SLPS3 हैश के नाम से 3.3 वोल्ट इस आईसी की पिन नंबर 8 और पिन नंबर 23 को इनेबलिंग करता है, जिससे कि आईसी ऑन होके 1.05 वोल्ट VCC P वोल्ट बनाता है और 1.5 वोल्ट SP बनाता है। अगर इस आईसी की इनेबलिंग पिन जो कि पिन नंबर 8 और पिन नंबर 23 है, उस पर किसी वजह से SLPS3 3.3 वोल्ट के रूप में इस आईसी को ना मिले तो लैपटॉप या तो ऑन नहीं होगा या फिर उसमें डिस्प्ले नहीं आएगी। तो आप इस कंडीशन में जो लैपटॉप की S0 वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, वहां से आप
इस आईसी के इनेबलिंग पिन पे जंपर दे सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर आईसी ओके होगी तो आईसी में एक तरफ 1.5 वोल्ट बनेगा और दूसरी तरफ 1.05 वोल्ट बनेगा। इससे लैपटॉप प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगा। तो आप ऐसा भी करके चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी 1.05 वोल्ट VCCP है, ये नॉर्थ ब्रिज की सप्लाई है और नॉर्थ ब्रिज के साथ साथ ये CPU को भी मिलता है, क्योंकि इसी के वजह से CPU अपनी VID पिन के द्वारा VRM चिप को इंफॉर्मेशन देता है कि CPU की कोर वोल्ट क्या बनेगी। और ये जो 1.5 वोल्ट SP है, ये साउथ ब्रिज की सप्लाई है और साथ के साथ ये CPU को भी जाती है। कुल मिलाकर जब ये आईसी प्रॉपर तरीके से ऑन हो जाएगी और दोनों फेस पे प्रॉपर वोल्ट बनेगी, तो कॉइल के द्वारा इस आईसी को एक फीडबैक जाएगा, जिससे आईसी को कंफर्मेशन मिलेगा कि उसके द्वारा जो आउटपुट वोल्ट बन रही है वो प्रॉपर ओके है। तो ये आईसी अपना पावर गुड निकालेगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इसकी जो पिन नंबर 7 पे पावर गुड 2 है वो NC रखी गई है, यानी कि वो कहीं भी नहीं जा रही। लेकिन जो पावर गुड 1 है इस आईसी की पिन नंबर 24 पे, वो 0 ओम के रजिस्टर से होते हुए आउट हो रही है। तो अब बात आती है कि जब हमारा ये पावर गुड निकलेगा तो यहाँ पे कितनी वोल्ट मिलेगी। तो किसी भी आईसी का जब पावर गुड निकलता है तो उसमें किसी ना किसी सप्लाई का पुलअप होता है, जैसे 3.3 वोल्ट या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो वो हम इसको सर्च करके देख सकते हैं कि पावर गुड पे इस समय कितनी वोल्ट बनेगी पावर गुड के रूप में। तो हमने ये सीक्वेंस देखा आज की क्लास में कि कैसे हब आर्किटेक्चर के लैपटॉप मदरबोर्ड में या फिर PCH के फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप मदरबोर्ड में CPU को 3 सप्लाई भी मिलती हैं। तो ये 3 की 3 सप्लाई को हमने चेक करना है। अगर लैपटॉप मदरबोर्ड में इन 3 में से कोई एक सप्लाई भी ना बने तो कैसे हमने सप्लाई को ओके करना है, ये सब हमने देखा। अब हम एक नोट में देखेंगे कि हब आर्किटेक्चर के लैपटॉप मदरबोर्ड में VRM सेक्शन या फिर CPU की जो सप्लाई है उसको कैसे हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर लैपटॉप मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले का केस हो और चेक करने पर पता लगे कि CPU कोर वोल्ट नहीं बन रही है, CPU कोर वोल्टेज को आउटपुट कॉइल पर चेक करेंगे। इस केस में सबसे पहले हमने CPU को रिप्लेस करके देखना है कि हमारी कोर वोल्ट बनी कि नहीं बनी। अगर लैपटॉप मदरबोर्ड में CPU के बैक साइड में नेक टोकन है तो उसको निकाल कर उसकी जगह 4 पोलराइज कैपेसिटर को हम लगाते हैं। ये हम पहले की क्लास में भी देख चुके हैं अपनी। अगर फिर भी CPU कोर वोल्ट नहीं बना तो सबसे पहले सभी मेन मॉसफेट के ड्रेन पे वोल्ट इन को चेक करेंगे, यानी कि मेन मॉसफेट के ड्रेन पे 19 वोल्ट आनी चाहिए। अगर फिर भी वोल्टेज नहीं बन रही है तो पहले मॉसफेट को शॉर्टिंग के लिए चेक कर लें। अगर कोई शॉर्टिंग नहीं है तो मॉसफेट को लीकेज के लिए भी चेक कर लें। अगर लीकेज भी नहीं है तो अब VRM चिप सस्पेक्टेड है, यानी कि खराब हो सकती है। तो इस केस में सबसे पहले VRM IC पर R&D कर ले। R&D से मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि सबसे पहले VRM चिप पे जो डस्ट है उसको क्लीन करना है हमने और पेस्ट लगाकर उसको हीट करना है और हल्के से आईसी को पुश करना है, आपने हिलाकर चेक करना है। अगर इसके बाद भी हमारी प्रॉब्लम सही नहीं होती है तो फिर अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक डेटा शीट VRM चिप की सभी रिक्वायरमेंट को 1 बाय 1 चेक करेंगे। VRM चिप की 3 मेन रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 VDD सप्लाई, जो लो गेट ड्राइवर की सप्लाई होती है, प्लस बूट स्ट्रैप वोल्टेज को बनाने में भी इसका यूज होता है। और जो सेकंड है VCC VRM चिप की सप्लाई है। और तीसरा हमारा टॉन यानी कि टाइम ऑन, मोस्टली यहाँ पे 19 वोल्ट आता है और कभी कभी यहाँ पे 5 वोल्ट आता है, तो कभी कभी इसको पुल डाउन के आता है ग्राउंड के साथ। नोट, VRM चिप को VCC और VDD सप्लाई 5 वोल्टेज स्टेप डाउन से मिलती है और मोस्टली ये रन वोल्टेज होती है, जिसे हम S0 वोल्टेज भी कहते हैं। चौथे नंबर पे हमारा जो बूट की पिन है, जिसे हम BBST पिन भी कहते हैं, इस पिन पर हमें 4.8 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। अगर इस पिन पे वोल्टेज नहीं आ रही है तो इस पिन से लगे कंपोनेंट को हटाकर चेक करते हैं कि कोई वोल्टेज आई कि नहीं। अगर फिर भी वोल्टेज नहीं आती है तो इस केस में हमारी जो आईसी है वो फॉल्टी होती है, खराब होती है। और जो हमारी बूट पिन को चेक करते समय ये भी ध्यान दें कि इस पिन के साथ लगा डायोड इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। अगर VRM चिप की सभी सप्लाई रिक्वायरमेंट ओके हैं तो नेक्स्ट स्टेज में इनेबलिंग सिग्नल को चेक करें।
VRM चिप की इनेबलिंग सिग्नल को VR ऑन सिग्नल कहते हैं, लेकिन बहुत से स्कीमेटिक में VR ऑन सिग्नल की जगह SHDN या फिर EN भी लिखा हो सकता है। ओके कंडीशन में इस पिन पर हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर इनेबलिंग सिग्नल नहीं आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक पता करें कि ये सिग्नल कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। नंबर 1, VR ऑन सिग्नल डायरेक्ट IO चिप से आ रहा हो। दूसरी कंडीशन में ये सिग्नल PCH या फिर साउथ ब्रिज या फिर जो हमारा SOC है वहां से आ रहा हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी में ये सिग्नल किसी दूसरी IC के पावर गुड से आ रहा हो। और जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि एक डेडिकेटेड हाई लो लॉजिक वाला सर्किट ही दे रखा हो इस सर्किट के लिए। नोट, VR ऑन सिग्नल का स्टेटस लो टू हाई होता है। इस केस में VR ऑन सिग्नल के पाथ पर एक हाई वैल्यू रजिस्टर को पुल डाउन किया जाता है। भले ही इस पिन पर वोल्टेज बन रही हो, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक आपको इस रजिस्टर को चेक करना है, यानी कि जितने वैल्यू का ये रजिस्टर है उतना एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर ये रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाती है तो VRM जो IC है वो कोर वोल्ट नहीं बनाएगी। अगर VR ऑन सिग्नल का स्टेटस ओके है, यानी कि इस पिन पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, फिर भी कोर वोल्ट नहीं बन रही है, तो हमने इस IC की जो VID पिन है उन पिनों पे जो रजिस्टर लगे होते हैं 0 ओम के, उनको चेक करना है। अगर कोई भी रजिस्टर ओपन होगा या ड्राई होगा तब भी हमारी कोर वोल्ट नहीं बनेगी, तो हमने उनको 1 बाय 1 चेक करना है और थोड़ा सा पेस्ट लगा के हीट करना है। मोस्टली केस में हमारी प्रॉब्लम ओके हो जाएगी। अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है यानी कि कोर वोल्ट नहीं बन रही है तो VRM चिप को बदलने से पहले बायोस को प्रोग्राम करके देख लें। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब जाके हमने VRM चिप को रिप्लेस करना है, बदल कर चेक करना है। इससे हमारी प्रॉब्लम ओके हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा हब आर्किटेक्चर का था उसमें CPU की तीनों सप्लाई समझ में आई होंगी। पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।